जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना पैच। दोस्तों भारतीय सेना एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल अब हमारे T-72 और T-90 टैंक सिर्फ गोले ही नहीं दागेंगे बल्कि सुसाइड ड्रोन्स को भी लॉन्च करेंगे। और ये नया सिस्टम है कैनिस्टर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि एक ऐसा छोटा ड्रोन जो सीधे टैंक से लॉन्च होकर दुश्मन को खोजेगा और खुद उस पर जाकर फट जाएगा। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह होगी कि ये 20 से 30 किलोमीटर जाकर दुश्मनों के टैंक या बंकर को निशाना बना सकता है, जबकि आज के एंटी टैंक मिसाइलें सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर तक ही मार कर सकती हैं। यानी कि भारतीय टैंक लाइन ऑफ साइट से बाहर बैठे दुश्मनों को मार सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इन ड्रोन्स को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बनाया जा रहा है। सेना चाहती है कि इनमें कम से कम 70% हिस्से स्वदेशी हों। आने वाले महीनों में इनकी टेस्टिंग पोखरण रेंज में की जाएगी, जहां देखा जाएगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे कि लद्दाख की पहाड़ियां, जहां पर चाइना के टाइप 15 टैंक एक्टिव हैं। और इस नई टेक्नोलॉजी से हमारे टैंक बनेंगे हंटर किलर टीम, यानी कि हमारा टैंक दुश्मन को पहले अपने ड्रोन से खोजेगा और फिर सही समय पर हमला करेगा। सेना के मुताबिक इससे भारतीय सेना की लड़ाई की ताकत करीबन 40% तक बढ़ जाएगी और जवानों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। मतलब साफ है दोस्तों, अब वक्त दूर नहीं है जब भारतीय टैंक सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी दुश्मनों पर कहर बरसाएंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब वापस लौट रही है अपनी एक बड़ी तैयारी पर। दरअसल एक खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है वो कैसे काम करेगा? दरअसल जब हमारे बड़े स्ट्राइक ग्रुप आगे बढ़ेंगे तो ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देगा, यानी कि दुश्मन को सुन या देख नहीं पाएगा। और इससे हमारे फाइटर जेट सुरक्षित रहेंगे और अपने मिशन को आसान तरीके से कर पाएंगे। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट सोचा गया था कि Su-30 MKI को देसी ग्रोलर जैसा बनाया जाए, लेकिन दोस्तों पैसे और तकनीकी कारणों से ये प्रोग्राम रुक गया। लेकिन अब फिर से इस कॉन्सेप्ट पर बात शुरू हो गई है, जिसमें कि Su-30 MKI और तेजस मार्क 2 को इस काम के लिए लगाया जा सकता है। ये क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के पास अब पावरफुल जैमर्स और रडार हैं, और अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं रखेंगे तो हमारे स्ट्राइक विमानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। DRDO और इंडियन एयरफोर्स चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर भारतीय बने, ताकि हम बाहर पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। और शुरुआती प्रोटोटाइप और फिर परीक्षण जल्द ही किए जाएंगे और इसे मॉडुलर बनाया जाएगा, यानी कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स जोड़ा या इसमें हटाया जा सकता है। बात साफ हो जाती है कि ये स्टेप इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएगा, स्ट्राइक ऑपरेशंस को सुरक्षित रखेगा। फिलहाल दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन पर अपने विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत अब पिनाका 4 नाम से एक नई एयर लॉन्च वेरिएंट बनाना चाहता है, जिसे कि फाइटर जेट से छोड़ा जा सकेगा। दरअसल पिनाका आप सबको मालूम है कि एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, लेकिन अब DRDO और इंडियन एयरफोर्स इसकी अगली पीढ़ी, जिसमें कि पिनाका 3 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी और पिनाका 4 जिसकी रेंज होगी 300 किलोमीटर, उस पर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि अगर पिनाका 4 को एयर लॉन्चेबल बनाया गया तो ये महंगे एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों का एक सस्ता विकल्प बन सकता है, जिसे कि Su-30 MKI और तेजस जैसे जेट अपने पाइलॉन से इसे छोड़कर दुश्मन के इलाकों में गहराई तक निशाने लगा सकते हैं, वो भी तेजी से और सस्ते दाम में। DRDO का मानना है कि जो हमारे पास पिनाका है इसके कई फायदे और तकनीक एयर वेरिएंट में काम आ सकती है, जैसे कि ठोस ईंधन बूस्टर और गाइडेंस सिस्टम। टारगेट है कि 2030 तक बड़े पैमाने पर इसे तैयार किया जा सके। और अगर पिनाका 4 का एयर लॉन्च वाला वेरिएंट तैयार हो जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसी एयर लॉन्च पिनाका होगी जो कि सस्ती भी होगी, हाई रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता हमें मिलेगी और जमीन और वायुसेना दोनों के बीच तालमेल भी बेहतर बन पाएगा। और ये स्टेप थिएटर लेवल की स्ट्रेटेजी और एक सस्ता ऑप्शन देने में मदद कर सकता है। दोस्तों वहीं भारतीय वायुसेना ने पहली बार Su-30 MKI फाइटर जेट को उड़ाते हुए उसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दिखाई है, और उसके बगल में उड़ रहा है राफेल फाइटर जेट, जो कि अपने साथ स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल लेकर उड़ रहा है। और ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। नीले आसमान में गरजते इंजन और नीचे लटकते हुए हथियारों ने सबका दिल जीत लिया। ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर तक है, तो वहीं रफाल की स्कैल्प मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सिंबल भी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं हथियारों ने पाकिस्तान के कई एयरबेस ठिकानों को सटीक निशाना बनाया था। और इस एयर शो ने दोस्तों साफ तौर पर दिखा दिया कि भारत की हवाई ताकत अब किसी से कम नहीं है, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल उनकी सरकार ने 27वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिसके तहत अब देश में एक नया
पद बनाया जाएगा जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इस नए पद का मकसद है तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना। और पाकिस्तान यहाँ पर भारत की नकल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपने सीडीएस बनाए हैं और सीडीएस बनाने का मेन मकसद यही है कि थिएटर कमांड को बनाना, तो पाकिस्तान भी उसी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। और पाकिस्तान ने जो बिल पेश किया है, इस बिल के मुताबिक राष्ट्रपति इस पद को नियुक्त करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि अंतिम फैसला सिर्फ सिविल सरकार के पास होगा, लेकिन इससे ताकत केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी। और सबसे दिलचस्प बात तो दोस्तों ये है कि आर्मी चीफ ही अब डिफेंस फोर्सेस के चीफ भी होंगे, यानी कि पाकिस्तान की सेना में एक तरह से सुपर चीफ का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ने यह भी कहा है कि अब किसी भी अफसर को फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल ऑफ द फ्लीट तक प्रमोट किया जा सकता है और फील्ड मार्शल का रैंक लाइफ टाइम तक रहेगा, यानी कि वो पद कभी खत्म नहीं होगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह स्टेप पाकिस्तानी सेना के अंदर और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन लाएगा और असली ताकत एक ही जनरल के हाथ में जाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये बदलाव पाकिस्तान के लिए सही दिशा में एक बड़ा स्टेप है या फिर सेना की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। वही दोस्तों SU-57 का एक प्रोटोटाइप हाल ही में देखा गया है जो कि T-59। इस प्रोटोटाइप में दोस्तों इंटरनल वेपन बे भी दिखाया गया है और ये वेपन बे जो है दोस्तों काफी बड़े लग रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को लेती है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती है। खास बात यह कि SU-57 के अपने एडवांस रडार और सेंसर्स हैं, लेकिन हमारी अपनी फायर कंट्रोल रडार और ये नए नोट्स अगर एक दूसरे से ठीक तरीके से नहीं जुड़ पाए तो हमें दिक्कतें होंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो दोस्तों डेटा फ्यूजन और डेटा लिंकिंग में आ सकती है, यानी कि अलग अलग सेंसर से मिली जानकारी को मिलाकर सही तस्वीर बनाना मुश्किल हो सकता है और इस प्रॉब्लम को भी हल किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है। सबसे पहले टेस्ट और सिमुलेशन काफी करने होंगे। दूसरा है सेंसर डेटा को एक ही भाषा फॉर्मेट में लाने वाला सॉफ्टवेयर लगाना होगा। तीसरा काम करना होगा डेटा सिंक को ठीक करना ताकि सब एक ही समय पर काम करें। और चौथा पॉइंट है जमीन और हवा, यहाँ पर इंटीग्रेशन की कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना को मिलने वाले राफेल M और MiG-29 के दोनों ही एयरक्राफ्ट पर लगाई जाएगी भारत की अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें नया एडवांस सीकर जो कि दूर से टारगेट को पकड़ सकता है, तेज स्पीड है और ज्यादा सटीक निशाना लगा सकती है। और इवन ये चाइना की PL-17 और पाकिस्तान को मिली PL-15 जैसी मिसाइलों का भारत का एक बड़ा जवाब है। दरअसल दोस्तों इस वक्त MiG-29K पर अस्त्र मार्क 2 की फिटिंग चल रही है। ZUK ME रडार के साथ मिसाइल को मैच किया जा रहा है। 2026 तक फायरिंग ट्रायल पूरे होने की उम्मीद है। वहीं राफेल M पर शुरू से ही अस्त्र फिट होगी। अप्रैल 2025 में 26 राफेल मरीन का सौदा हुआ था और ये एयरक्राफ्ट 2029 से मिलने शुरू होंगे। इन पर अस्त्र मार्क 2 पहले से ही इंटीग्रेटेड होगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स भी इस चीज के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना अपने रफाल पर अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 दोनों को लगाएगी। इसमें फ्रेंच माइका मिसाइलों की जगह अस्त्र मिसाइलें होंगी। आगे चलकर रुद्रम 1 जैसी मिसाइलों का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। वहीं अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर में एक रहस्यमयी हथियार के साथ उड़ान भरी है। कैलिफोर्निया के ओवेंस वैली के ऊपर यह नज़ारा एक कैमरे में कैद हुआ, जहां टेस्ट मार्किंग वाले B-52 के पंखों के नीचे 2 अज्ञात मिसाइलें दिखाई दी थी। कहा यह जा रहा है कि यह हथियार बेहद गुप्त है, जिसमें कि हो सकता है कि AGM-181 LRSO यानी कि लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल हो सकती है, जो कि पुराने AGM-86 मिसाइल को रिप्लेस करेगी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका स्टेल्थ डिजाइन है, लंबी रेंज है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिससे ये किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही मिसाइल है जिसे B-21 रेडर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस दोनों में लगाया गया है। इसकी टेस्टिंग उस समय पर हुई है जब रशिया ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड ब्रूनिविस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तस्वीरें एक मैसेज हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका का न्यूक्लियर डिफेंस अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा का आयोजन रन और क्रिक सेक्टर में किया। इस एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और BSF ने मिलकर हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था जमीन, समुद्र और आकाश में एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता को परखना। यह एक्सरसाइज भारतीय सेना की डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। इसमें ज्वाइंट टास्क फोर्स, आधुनिक कंट्रोल सेंटर और मजबूत ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया ताकि बहुक्षेत्रीय युद्ध संचालन को मजबूती मिले। इस एक्सरसाइज में नई सैन्य संरचनाओं, उच्च तकनीकों और फ्लेक्सिबल फाइटर क्षमताओं का परीक्षण किया गया। एक्स ब्रह्मशिरा भारत की मिलिट्री सिविल फ्यूजन और होल ऑफ द नेशन की सोच को दर्शाता है, यानी कि देश की सभी सेनाओं और नागरिक संस्थाओं को एकजुट होकर काम करना। फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।